हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज राजस्थान एपीओ के लिए जो माइनर एक्ट की सीरीज चल रही थी उसमें आज राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले दो और बचा होगा माइनर एक्ट, वो भी मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे से मिस्टेक नहीं, बेयर एक्ट में मिस्टेक थी, तो वो मेरे से मिस्टेक हो गई। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं देता क्योंकि राजस्थान का एक्ट है तो इसको आदमी ज़्यादा पढ़ता है नहीं, तो ध्यान नहीं था। तो इसमें एक गलती हो गई। मैंने राजस्थान आबकारी अधिनियम में जो 57 धारा पढ़ाई है उसमें पनिशमेंट मैंने गलत लिख दी थी, क्योंकि बेयर एक्ट में गलत लिखा था। फिर मैंने रीचेक किया क्योंकि कई लोगों का कमेंट आया था कि सर उसको देख लीजिएगा। तो मैंने देखा है तो उसमें जो 54 सेक्शन में जो पनिशमेंट दिया है वही पनिशमेंट 57 में होगा। ये आप सुधार कर लीजिएगा, वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है, मिस्टेक हो जाती है, इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि ये रेगुलर एक्ट नहीं है, ये राजस्थान के लिए स्पेशल है, तो इतना दिमाग में नहीं रह जाता, तो गलती हो जाती है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो उसमें पनिशमेंट 6 माह से लेके 3 वर्ष तक पनिशमेंट होगा। मैं बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 6 माह से लेके 6 माह से कम नहीं, किंतु 3 वर्ष से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं होगा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और आबकारी शुल्क की हानि का क्या होगा, 5 गुना होगा। जितना हानि की है उसका 5 गुना आपको देना होगा। ठीक है, तो ये आप राजस्थान आबकारी अधिनियम में जो मैंने आपको 1950 वाला एक्ट पढ़ाया है उसमें कृपया जाके आप इसे सही कर लीजिएगा। और जिन लोगों को मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है वो भी अपने नोट्स में ये चीज़ सही कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना एक्ट। एक्ट क्या कहता है? कहता है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम अधिनियम 1992। तो इसका सीधा सीधा मतलब समझो कि नकल को रोकने के लिए राजस्थान राज्य ने एक एक्ट बनाया। बस इतना दिमाग में रखो, क्या, नकल रोकने के लिए। तो ये कब बनाया? 1992। ये हो सकता है, देखो ये सब माइनर एक्ट हैं तो इसके सन भी पूछ सकता है। जैसे राजस्थान आबकारी अधिनियम का सन पूछ सकता है, कब का? 1950 का है। ठीक है, और ये कब का है? 1992 का। ठीक है, और ये कौन सा एक्ट नंबर था 1992 का? एक्ट नंबर 27 था। ये याद करना, कौन सा एक्ट था? एक्ट नंबर 27 था। ये दिमाग में बैठा, ये छोटी छोटी चीजें उठा के पूछेगा राजस्थान यही छोटी छोटी चीजें पूछता है जिसको आदमी ध्यान नहीं देता। और एक चीज, इसमें अमेंडमेंट 2022 में किया गया, तो इसकी डेट याद रखना, 6 अप्रैल 2022 को, 6 अप्रैल 2022 को, 2022 में इस एक्ट में, किसमें? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन वाले एक्ट में जो था कि उसमें संशोधन किया गया। कब? 6/4/2022 को। ये जरूर नोट कर लेना, ये हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम इसके पहले ग्राफ देख लेते, क्या क्या चीजें इसमें है, कैसे क्या बनी। तो इसमें नंबर एक चीजें याद कर लो, इसमें टोटल 8 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? टोटल 8 सेक्शन है। तो इसमें 2 एक्ट आपको पढ़ने हो, एक 2022 वाला पढ़ोगे तो उसमें 10 सेक्शन है, और 1992, तो इसको ऐसे याद कर लो, 1992 वाला परीक्षा वाला एक्ट पूछेगा तो उसमें 8 सेक्शन है, 2022 वाला एक्ट पूछेगा तो उसमें 10 सेक्शन है, ये याद कर लेना। और एक शेड्यूल है, ये आखिरी में एक शेड्यूल दिया गया है कि कौन कौन सा, क्या बोलते हैं, सरकारी परीक्षा, उसके बारे में 3 परीक्षाओं को उसके अंतर्गत बताया गया, तो ये शेड्यूल देख लेना। फिर उसके बाद अब इसमें ये इंपॉर्टेंट, राज्यपाल ने कब अनुमति दी? राज्यपाल ने कब इस एक्ट में अनुमति दी? उससे विधानमंडल से पास हो गया। अब ये कैसे, इस पे राज्यपाल ने क्या, राज्यपाल की अनुमति के बिना वो एक्ट बने? राज्यपाल ने 8 नवंबर 1922, क्योंकि ये राज्य का है तो राज्य में राज्यपाल अनुमति देता है, तो 8 नवंबर 1992 में, 92 को किसने दिया अनुमति? राज्यपाल ने अनुमति दिया। ये याद रखना, 8 नवंबर को दिया है, 8 नवंबर को राज्यपाल ने अनुमति दिया 92 में। और फिर उसको क्या होता है, एक्ट कब लागू होगा? जब उसका नोटिफिकेशन कर दिया। ये नहीं कि राज्यपाल ने अनुमति दे दी तो एक्ट हो गया, फिर उसे आप उसका प्रकाशन करोगे, डेली समाचार पत्रों में, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, उसमें प्रकाशन करोगे। बिना प्रकाशन के वो एक्ट नहीं माना, लोगों के नॉलेज में जब तक नहीं आएगा तब तक वो एक्ट नहीं माना जाएगा। तो वो एक्ट का प्रकाशन कब किया गया, राज्यपाल में नोटिफिकेशन कब जाए? तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 11 नवंबर 11 नवंबर 1992 में ये गजट नोटिफाइड हो गया और ये उसी दिन से तुरंत लागू हो गया। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम इसका प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या चीजें हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न पत्रों का प्रकटन को रोकना, प्रकटन मतलब लीकेज,
प्रश्न पत्रों का लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पेपर को आउट होने से रोकना। और क्या है? जो आप एग्जाम में अनुचित साधन, कोई चिट लेके जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कान में लगा लेता है या कुछ कर लेता है, तो उनको रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया कि अनुचित साधन का भी उपयोग ना करें। जब तक किसी चीज के लिए पनिशमेंट नहीं होगा तब तक उसको दंडित कैसे करोगे? तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया, प्रश्न पत्रों को आउट होने से रोकने के लिए, अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया। तो प्रस्तावना समझ में आ गई। अब आ जाओ हम शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्या कहता है आपका? सेक्शन 1 कहता है, इसका नाम होगा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम। राजस्थान परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 1992, ये याद कर लेना, 1992 का। अब ये राजस्थान का, तो इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान में है। कहाँ है? संपूर्ण राजस्थान, और यह तुरंत लागू होगा। इसमें ये नहीं है जिस दिन नोटिफिकेशन लागू हुआ उसी दिन तुरंत ये लागू हो गया। अब आप आ जाओ सेक्शन 2 में क्या है? डिफिनीशन क्लॉज है। तो सेक्शन 2 में कितने? 4 डिफिनीशन दी गई हैं, 4 चीजें बताई गई। ये याद कर लो, ABCD 4 चीजें बताई गई हैं इसमें। अब सबसे पहले देखो ये कैसा, नकल रोकने। तो नकल कहां होती है? ये याद में ऐसे डिफिनीशन याद करो। नकल कहां होती है? परीक्षा केंद्रों पे नकल होती है, एग्जामिनेशन सेंटर पे। ऐसे बना के कुछ चीजें याद कर लो, एग्जाम सेंटर पे नकल होती। तो पहले एग्जाम सेंटर क्या होता है? जहां ये एक्ट लागू होगा तो ये पढ़ा जाए। एग्जाम सेंटर क्या होता है? ऐसा प्लेस या ऐसा स्थान होता है जहां सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जाती है, जहां पे सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जाती है। याद कर लेना, एग्जामिनेशन सेंटर किसे कहते हैं? जहां सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जाती है, जहां पब्लिक एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर। ये डिफिनीशन ए में हो गया। अब एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अब एग्जामिनेशन क्या है? पब्लिक एग्जाम। अब इस पब्लिक एग्जामिनेशन की परिभाषा यहीं से पकड़ो, इसको कहां दिया गया? 2 के सब क्लॉज बी में। जिस स्थान पे सार्वजनिक परीक्षा कराई जा रही उसे परीक्षा केंद्र कहेंगे। और सार्वजनिक परीक्षा क्या होगी उसकी परिभाषा क्या बताएगा? सार्वजनिक परीक्षा उन्हें बताया गया है जो किसमें? अनुसूची में जिन परीक्षाओं को शामिल किया गया है। फिर इसके साथ सेक्शन 8 भी आप पढ़ोगे। अनुसूची में राज्य चाहे तो परीक्षाओं की संख्या बढ़ा सकता है, राज्य चाहे परीक्षाओं की संख्या कम कर सकता है, राज्य कोई अन्य परीक्षाओं को जोड़ सकता है। तो सेक्शन 8, ठीक है, तो सार्वजनिक परीक्षाओं को जोड़ सकता है। ये कहा अनुसूची में। सार्वजनिक परीक्षा किसे कहेंगे? जो अनुसूची में जिन परीक्षाओं को बताया गया उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक परीक्षा कहेंगे। ये कहां बताया गया? सेक्शन 2 के क्लॉज बी में बताया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो परीक्षा केंद्र पढ़ लिया, परीक्षा केंद्र पढ़ लिया और सार्वजनिक परीक्षा क्या होती है वो पढ़ लिया। अब वहां पे क्या होगा? अनुचित साधनों का आप वहां नकल करोगे तो अनुचित साधन की परिभाषा। फिर आप क्या पढ़ोगे? अनफेयर, अनुचित साधन की परिभाषा पढ़ोगे। तो अनुचित साधन की परिभाषा अनफेयर, फेयर का कहां पे दिया? सी में। अनफेयर कहां दिया गया है? अनफेयर मींस कहां दिया गया है? सी में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है परीक्षा में धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना। इसका मतलब क्या होता है? अनुचित साधन, परीक्षा में बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना। इसमें क्या शामिल है? इसमें किसी व्यक्ति से बिना अनुमति के मदद लेना। नंबर 1 क्या होता है? किसी व्यक्ति से उसकी अनुमति के बिना क्या लेना? मदद लेना। किसी भी लिखित मतलब चिट बना के ले गए, या कोई चीज रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड करके ले गए, या कोई मुद्रित सामग्री मतलब पेपर ही फाड़ ले गए, गाइड का पन्ना ही फाड़ लेके चले गए, वो सब अनुचित साधन के अंतर्गत आएगा। और क्या आएगा? टेलीफोन आएगा, वायरलेस आएगा, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कान में जो मशीनें, ये सब अनुचित साधन के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी बहुत कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब आ जाओ नेक्स्ट में 2C तक हो गया, 2D पढ़ा जाए। 2D क्या कहता है? कहता है कि अगर इस एक्ट में किसी चीज की परिभाषा नहीं दी गई है तो उसको कहां से अडॉप्ट किया जाएगा? कहां से उधार लिया जाएगा? IPC से। अब कहां से लिया जाएगा? BNS से लिया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता से लिया जाएगा।
तो ये कौन सा बताता है, सेक्शन 2 का क्लास डी बताता है कि अगर कोई परिभाषा यहां नहीं दी गई है तो उसे कहां से अडॉप्ट किया जाएगा, उसे आईपीसी की डिफिनीशन क्लास से अडॉप्ट किया जाएगा। अब आइए हम शुरू करते हैं, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 शुरू करते हैं। सेक्शन 3 अनुचित साधन का उपयोग, मतलब जो आपने 2C में पढ़ा है उनका अब अगर आप उपयोग करते हो, उन चीजों से आप उपयोग करके एग्जाम दे रहे हो तो क्या होगा, उसी को क्या कहेंगे कि अनुचित साधन का आप, वही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में उन अनुचित साधनों का यहाँ पे रोक लगाया है, अगर आप इनका उल्लंघन करोगे फिर आप सेक्शन 6 में पनिश किए जाओगे। तो यहीं पे सेक्शन 6 को नोट कर लो, अगर आप सेक्शन 3 का उल्लंघन करते हो, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हो, तो सेक्शन 6 के क्लास 1 में आप दंडित किए जाओगे। किसमें, सेक्शन 6 के क्लास 1 में आप दंडित किए जाओगे, क्लास 1 में, सेक्शन 6 के क्लास 1 में आप दंडित किए जाओगे। फिर आ जाओ, अब आ जाओ सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या कहता है, कहता है प्रश्न पत्रों पर आपराधिकृत कब्जा या प्रकटन, अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ डिस्क्लोज ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब आपको कब्जा लेने का अधिकार नहीं है, आपको, आप क्या करते हो, प्रश्न पत्र चुरा लेते हो, मतलब गलत तरीके से अपने कब्जे में रख लेते हो। अब इसके लिए भी पनिशमेंट दिया गया है, इसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 6 के क्लास 2 में दिया गया है। ये सब ऐसे याद कर लो, इसको अगर रेड विथ करके याद करोगे ना, इसका 3 का पनिशमेंट कहां, 6 के सब क्लास 1 में दिया गया, 4 के लिए पनिशमेंट कहां दिया गया, 6 के सब क्लास 2 में दिया गया। तो ये सब दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। अब ये क्या कहता है, कहता है कोई भी व्यक्ति जिसको विधि पूर्वक, मतलब लीगली रूप पे अधिकार की वह सार्वजनिक परीक्षाओं में परीक्षा के प्रश्न पत्रों को वितरण के लिए मुद्रित नहीं, मतलब उसको अधिकार है वितरण करने का, लेकिन वो समय से पूर्व, मतलब जब समय पे उसको करना हो तभी वो करेगा, उससे पूर्व वो नहीं करेगा। क्या करता है, ऐसे अगर समय से पूर्व क्या करता है, कहता है ऐसे प्रश्न या कोई भाग, मतलब उस पूरा पार्ट या तो निकाल लेता है या उसका कुछ क्वेश्चन निकाल लेता है, और क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन पेपर है तो उसका कुछ पार्ट निकाल लेता है या उसका पूरा प्रश्न पत्र आउट करा देता है, अपने पास रख लेता है या उसको रखने का प्रयत्न करता है या उसको कब्जे में लेने का प्रयत्न करता है, तो वो भी दंडित किया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ क्लास 4 के क्लास बी में क्या कहता है, कहता है कि ऐसी सूचना नहीं देगा, मतलब सूचना कि हाँ एग्जाम पेपर यहाँ है, यहाँ रखा हुआ है, ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जो ऐसे प्रश्न पत्र से संबंधित हो, वह जानता हो, ऐसा विश्वास करने का कारण अपने पास रखता हो। मान लो किसी ने पेपर सेट किया, उसका पेपर एग्जाम में आने वाला, तो वो चीज वो अपने तक सीमित रखेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। क्वेश्चन पेपर जो छाप रहा है वो क्वेश्चन पेपर की चीजें किसी को नहीं बताएगा, क्वेश्चन पेपर जो पैक कर रहा है वो क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं बताएगा, क्वेश्चन पेपर जो जमा कर रहा है वो क्वेश्चन पेपर खोल के नहीं देगा। तो इसमें स्टूडेंट नहीं आएंगे, इसमें जो कर्मचारी या जो अधिकारी होते हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या क्वेश्चन एग्जाम दिलवाते हैं या पेपर चेकिंग करते हैं या कुछ करते हैं, वो सब किससे गवर्न होंगे, सेक्शन 4 से गवर्न होंगे। अब आ जाओ आप सेक्शन 5 आ जाओ। 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि धारा 5 जो है परीक्षा कार्यान्वित व्यक्ति के द्वारा प्रकटन या रोकथाम, मतलब जिसको अधिकार दिया गया है कि आप परीक्षा का संचालन करेंगे, अगर इसमें कोई, तो ये भी सेक्शन 6 के क्लास 2 में पनिशमेंट किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब क्या करता है, प्रिवेंशन, मतलब रोकने के लिए, लीकेज बाई पर्सन, उस पर्सन के द्वारा जो इंटरेस्टेड विथ द एग्जामिनेशन वर्क, जो क्या करता है, जो एग्जामिनेशन कराता है या एग्जामिनेशन कराने में भाग लेता है, उसके बारे में बताया गया। तो क्या कहता है, कहता है कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी पर्सन हो जिस पर क्या हो, सार्वजनिक परीक्षा, मतलब क्या पब्लिक एग्जामिनेशन कराने का भार हो, ठीक है, संबंधित कोई भी व्यक्ति, न्यस्त किया गया भार, मतलब उसको ऊपर दिया गया कि जैसे लोक सेवा आयोग का कोई मेंबर है या कोई सदस्य या चेयरमैन है या परीक्षा नियंत्रक है, उसके ऊपर क्या भार होता है कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए, वो अगर करता है उसके ऊपर कोई भार है, सिवाय के, मतलब उसको छोड़ के, वहां के, मतलब जो काम उसको दिया उन चीजों को छोड़ के अगर उसके सिवा वो कोई काम करता है, वहां के जहां उसे ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर
अनुज्ञित किया जाता है। कोई भी ऐसी सूचना या उसका कोई भी भाग जो उक्त कार्य उस पर इस प्रकार न्यस्त किए जाते हैं के आधार पर उसकी जानकारी में आया या किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवाएगा या नहीं बताएगा। इसमें ये क्या है कि जैसे आपका अधिकार है कि आप पेपर को सेट करें, पेपर को दें, तो आप ये नहीं कि उसको किसी को बताने का प्रयास, हाँ आप बांट सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन समय से पूर्व या लेकिन उसको अपने अधिकार का गलत प्रयोग करके उस प्रश्न पत्र को अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी जानकार लोगों को नहीं देंगे, नहीं तो आप सेक्शन 6 के तहत दंडित किए जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो उस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए उसको न्यस्त किया गया, उसके ऊपर ट्रस्ट किया गया, उसके ऊपर भरोसा किया गया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अधिकार दिया, उसका ड्यूटी है कि वो एग्जामिनेशन कराए, और वो अगर गलत काम करता है, वो कोई पेपर लीकेज कराता है, तो उसको कहाँ धारा 5 के तहत दंडित किया जाएगा। जो व्यक्ति न्यस्त है, यहाँ पे पकड़ लेना, न्यस्त है, जिसके ऊपर न्यस्त किया गया है, ट्रस्ट किया गया, अगर वो कोई करता तो सेक्शन 5 के तहत, सेक्शन 5 के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता तो सेक्शन 6 के सब क्लास 2 के तहत जो पनिशमेंट है उससे वो क्या होगा, दंडित किया जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट क्या कहता है, आप 5 तक पढ़ लिए, सेक्शन 6 अब पनिशमेंट आ गया। अब जैसे आप हो, ये जो सेक्शन 6 का क्लास 1 है ये स्टूडेंटों के लिए है, ये छात्रों के लिए है जो परीक्षा एग्जाम में बैठते हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, तो उनको 3 साल की सजा और 2000 रुपए या तो 2000 रुपया फाइन या दोनों हो सकता है। ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंटों को जो सजा, जो एग्जामिनर में अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे राजस्थान में, तो उनको कितना 3 साल की सजा या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों देना पड़ेगा। लेकिन 4 और 5 में अगर उस व्यक्ति के पास क्या है, वो व्यक्ति जो एग्जाम कराता है, जिसके पास एग्जाम कराने की सुविधा या जिसको नियुक्त किया गया वो ये चीज करता, या एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई गार्डी करता, वो 4 में वो कोई गलत काम करता है, तो वो क्या करता, उल्लंघन करता है, प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो उसकी सजा अब बढ़ जाएगी। उसको 5 साल से लेकर 7 साल तक पनिशमेंट दिया जाएगा और 10,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। 5 साल से लेके 7 साल की सजा दिया जाएगा और क्या 10,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। ये याद कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना मत, याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। फिर आ जाओ, क्या कहता है, कहता है सेक्शन 6A प्रश्न पत्रों की कोई चोरी, मतलब जो पेपर है उसका वो क्या उद्यापन करके ले लेता, प्रश्न डकैती डाल के क्वेश्चन पेपर ले लेता, अब उसके लिए तब पनिशमेंट क्या होगी। अगर कोई ऐसा कोई अनजान व्यक्ति है उसके लिए भी बना दिया गया, पहले तो भाई जो एग्जाम में भाग ले रहे हैं उनके लिए सेक्शन 3 बना दिया गया, जो उस एग्जाम को कंडक्ट करा ले उनके 4 और 5 बना दिया गया, उनके लिए पनिशमेंट 6 में रख दिया गया। तो ये 3 धाराएं आपकी तैयार हो गई। अब 6A में क्या है, ऐसा व्यक्ति जो ना एग्जाम में भाग ले रहा है और ना क्या बोलते हैं, ना वो कैंडिडेट है, ना वो एग्जाम में बैठ रहा है, कौन है व्यक्ति है, जैसे कोई अन्य पर्सन होता है, बहुत से जैसे चलते हैं, लाओ मैं तुम्हारा इसमें इस एग्जाम में करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, वो लोग अन्य व्यक्ति जो क्या दलाल टाइप की, दलाल की चीजें काम करते हैं कि मैं इस माध्यम से तुम्हारा ये करा दूंगा, तो उनके लिए बताया गया है। वो अगर चोरी करके प्रश्न पत्र पास करते हैं, उद्यापन जिस अधिकारी के पास है उसको उद्यापित कर देते हैं कि भाई प्रश्न पत्र दो नहीं तो हम तुमको मार देंगे, पीट देंगे, या जहां प्रश्न पत्र रखा वहां डकैती डाल देते हैं, तो उनको 5 साल से 7 साल की सजा हो सकती है और 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये कहां बताया गया है, सेक्शन 6A में बताया गया। ये ध्यान से पढ़ लेना, सारे पनिशमेंट याद कर लेना, सेक्शन 6 के और सेक्शन 6A के 3 पनिशमेंट इसमें हैं, तीनों पनिशमेंट याद कर लेना, 3,000 और 2,000 रुपए, 3,000 और 3 साल और 2,000 रुपए, 5 साल से 7 साल और 5 साल से 7 साल और कितने 20,000 रुपए जुर्माना था, 2,000 रुपए, 2,000 ऊपर वाले में थे, नीचे 10,000 रुपए था, ठीक है, 10,000 रुपए जुर्माना, और इसमें 5 साल से लेके 7 साल तक 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ये इतनी चीजें आप याद कर लेना। अब आ जाओ सेक्शन 7, उपाहति मतलब चोट पहुंचाना, कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने का, क्या करने का, अपराध करने के कारण
अपराध करने के लिए कारण के शास्ति, पेनाल्टी फॉर ऑफेंस विद द प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग हर्ट, मतलब क्या, किसी को उपहात कारित करके। अब क्या कहता है, जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या किसी व्यक्ति को उपहाति कारित करने, चोट पहुंचाने के लिए, या किसी पे क्या हमला करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, या किसी व्यक्ति को सदोष अवरुद्ध करने के, मतलब उसको कैद कर लिया जाएगा, अवरुद्ध कर लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या उपहात या हमले, किसकी मृत्यु, उपहाति, हमले या सदोष अवरोध का क्या मन में क्या करता है, भय पैदा करता है, डर पैदा कर देता है। तो यह जिसकी तैयारी करने के लिए धारा 6 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता। तो धारा 6 के तहत जो चीजें अपराध है वो किस इन माध्यमों से करता, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, तो उसके लिए पनिशमेंट होगा 3 साल के लिए, और फाइन क्या होगा, 5,000 रुपए होगा। कितना, 3 साल की सजा होगी और 5,000 रुपए का दंड दिया जाएगा। केवल भय अगर पैदा करता है, कुछ करता नहीं, केवल भय पैदा करता है, तो भी पनिशमेंट कितना, 3 साल का पनिशमेंट है। भय वाला सेक्शन 7 है, याद कर लेना, भय से सेक्शन 7 याद कर लेना। सेक्शन 6 में अन्य व्यक्ति याद, 6A में अन्य व्यक्ति याद कर लेना। सेक्शन 6 में पनिशमेंट याद कर लेना कि पनिशमेंट दिया गया। सेक्शन 5 में याद कर लेना अन्य व्यक्ति का, सेक्शन 4 में अन्य व्यक्ति का, सेक्शन 3 में छात्रों का जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो अनुचित साधनों का उपयोग करके। तो ऐसे दिमाग में आप बैठा लेना, आपको ऐसे सेक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 क्या कहता है, अनुचित अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति, पावर टू अमेंड द शेड्यूल। तो मतलब शेड्यूल को अमेंड करने का किसके पास अधिकार है, तो मैं अभी पढ़ा रहा था तो वहां बताया था राज्य सरकार के। क्या कहता है, राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा ऐसे किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन को अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगा। मतलब जो अनुसूची, जो शेड्यूल दिया हुआ है नीचे, उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो पब्लिक एग्जामिनेशन की संख्या 3 दी गई है उसको क्या कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है, या क्या कर सकता है, उसको कम कर सकता है, और क्या कर सकता है, चाहे तो उसमें अमेंड कर सकता है, ठीक है। संबंध से वह इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझे और किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अपवर्जित कर सकेगा, और राज्यपत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची द्वारा तद्वारा संशोधित की गई समझी जाएगी। वो किसी भी परीक्षा को निरस्त भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, अपवर्जित रोक सकता है, रोक देगा, और क्या समझा जाएगा कि उसने क्या अनुसूची तदनुसार संशोधित कर दी गई समझी जाएगी। तो इसमें याद कर लेना, स्टेट गवर्नमेंट करता है अनुसूची में संशोधन। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस प्रकार आपका ये राजस्थान का एक माइनर एक्ट और खत्म हो गया। बाकी अभी 2 और बचे हैं, धीरे धीरे मैं वो भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, जानता हूँ कोई शेयर और सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती, मेरा मेहनत अच्छा लगता है, तो थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, फिर अगले उस पर। ओके, थैंक यू।